तो आप देखिए, जब हम कारकांश लग्न के बारे में बात करते हैं तो कई तरह का लग्न होता है। वर्गा चार्ट में आप जानते हैं D1, D2, D9, D20, D60। ऐसे ही जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में आत्मकारक को लेके भी हम लोग जो है लग्न बना सकते हैं, लेकिन उसमें पराशरी सूत्र लगेगा। ऐसे आप नहीं समझिएगा कि जेमिनी सूत्र है तो हम लोग वहाँ पे पराशरी सिस्टम को नहीं लगाएंगे। और जो भी मैं आज सूत्र बात करूंगा विदाउट वेस्टिंग टाइम, वो सारे भृगु मुनि के द्वारा दिया गया सूत्र है। लेकिन हम लोग पहले उसको उस कुंडली में यूज करेंगे। एक तो नवमांस कुंडली में यूज करेंगे और दूसरा जो है कारकांश कुंडली में हम यूज करेंगे। तो आप देखिए, जब भी आप कारकांश कुंडली के बारे में आप बात करोगे तो अल्टीमेटली वहां पे आपको पहले समझना होगा तीन चीजें। कोई भी चार्ट हम ले रहे हैं तो सबसे पहले उस चार्ट में जो आपका हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है, उस प्लैनेट को जो है आपको डेफिनेटली पहले समझना होगा। फॉर एग्जांपल, किसी का मानिए जो चार्ट में आपका हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है वो सन है। सन इज ए 28 डिग्री। तो आप क्या करोगे, आप पहले जो है वहां पे ये जो प्लैनेट के बारे में आप बात कर रहे हो, वो ये जो आत्मकारक, इसको आपको पहले ढूंढना होगा, है ना। तो एग्जांपल में मैंने क्या बोला, सन इज योर आत्मकारक से सन जो है 28 डिग्री में है, किसी भी साइन में है, और सबसे हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है। इससे कोई दूसरा प्लैनेट जो है उतना ज्यादा डिग्री में नहीं है। तो इस कैलकुलेशन में आप राहु और केतु को नहीं लेंगे, सारे मेन प्लैनेट्स को लेंगे। तो पहले तो आपका पोजीशन आपने देख लिया आत्मकारक, जो आपका हाईएस्ट डिग्री का है उसको आपने चूज किया। फिर सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, आपका जो D9 चार्ट है उस पे जाओगे और देखोगे। किसको देखोगे, ये जो आत्मकारक है ये कहाँ पे है। तो मानिए आपने देखा सन जो है, जो आपका आत्मकारक है इस एग्जाम्पल में, वो जाके लिब्रा साइन में है। कौन से साइन में है, लिब्रा साइन में। तो ये D9 चार्ट में आप जाके देख रहे हो, यहाँ पे सन जो है उसका पोजीशन आप देख रहे हो D9 चार्ट में, है ना। अब यहाँ से आप दो चार्ट बना सकते हो। एक तो पहला आप क्या करोगे, अपने ही जो चार्ट है उस पे आप जो है एक D1 चार्ट में रोटेशन कराओगे। तो मानिए जिसका आप ये कुंडली देख रहे थे, इसका सूर्य जो है D1 चार्ट में 9 साइन में है, सेजिटेरियस में है। अब लेकिन आपको जो साइन मिला है जिसमें आपका हाईएस्ट डिग्री आत्मकारक नवमांश चार्ट में था, वो चार्ट कौन सा था, सन वाज पोजिटेड इन लिब्रा, है ना। क्यों सन ले रहे हो, सन आपका हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है, आत्मकारक है, और वो D9 में लिब्रा में था। लेकिन आप इस D1 चार्ट में ना, जब लिब्रा साइन जो 7 नंबर साइन होता है, रोटेट करके उसको लगना बना दोगे, यानी आपका टोटल जो आपका D1 चार्ट है उसी का ही पोजीशन को आप रोटेट करोगे। आपको मैंने लास्ट क्लासेस में बताया था कि आप सूर्य कुंडली कैसे बनाएंगे, चंद्रमा कुंडली कैसे बनाएंगे, या आप आरूढ़ लग्न कैसे बनाएंगे। तो ये भी सिमिलर तरीके का एक प्रिंसिपल है जिसमें आप D1 चार्ट को रोटेट करा रहे हो। और ये जो D1 चार्ट आप रोटेट करके पहले हाउस लग्ना हाउस में 7 नंबर साइन ले लोगे, लेकिन सारे राशियां आपका सेम जगह पे रहेंगे। उस चार्ट को आप कहोगे कारकांश लग्न। लेकिन मानो कोई क्या कहेगा, मैं ना D9 चार्ट को रोटेट कराऊंगा। तो आप यहाँ पे देखिए, हम क्या कर रहे हैं, 7 नंबर साइन को रेफरेंस ले रहे हैं। ये इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा आत्मकारक उस पर्टिकुलर साइन में है D9 चार्ट में, और हमने उसको D1 चार्ट में रोटेट करा दिया। और सारे प्लैनेट्स अपने जगह पे D1 चार्ट में हैं, लेकिन जो आपका D1 चार्ट का लग्न पहले था, अभी कारकांश में जरूरी नहीं है वही लग्न होगा, लग्न ये वाला हो जाएगा 7 नंबर। तो आप मुझे बताइए, मेरे जो कुंडली में अगर लग्न का स्वामी D1 चार्ट में मंगल है, स्कॉर्पियो साइन है, ऐसे क्या कंडीशन होगा जिसमें मेरा 12 साइन का जो प्लैनेट है या 12 साइन जो है वो कारकांश लग्न बनेगा।
कोई बता सकता है क्या कंडीशंस होगा ताकि मेरा जो 12th वाला साइन है, पाइसेस साइन है, वो कारकांश लग्न बनेगा, यानी जुपिटर मार्स लग्न। अगर वहां नवमास कुंडली में आत्मा हाईएस्ट कारक होगा सर। आत्म कारक बन के 12th साइन में बैठेगा तो वो लगना बन जाएगा, फिर रोटेट कर देंगे उसको। एनीबॉडी एल्स? बहुत ही आसान सवाल है, क्योंकि मैंने आपको तरीका बता दिया है कैसे करना है। तो इसका मतलब आप देखिए, पहला तो मैं जो है आत्मकारक अपना साइन का ढूंढूंगा, है ना, क्योंकि आत्मकारक ही बताएगा कि किस तरीके से आपका दो तरह का कुंडली बनेगी, कारकांश कुंडली और दूसरा जो है आपका स्वंस कुंडली। इन दोनों का इंपॉर्टेंस है। पहला इंपॉर्टेंस क्या है, एक तो हम लोग लाइफ में कुछ मटेरियल चीजें विशेष फुलफिलमेंट के लिए कोशिश करते हैं, और दूसरा होता है कि एक्चुअल में हमारा स्पिरिचुअलिज्म का जर्नी कैसे होगा, तो हमारा पोटेंशियल क्या है लाइफ में, जो आपका धर्म अर्थ काम और मोक्ष होता है, मोक्ष पाने के लिए क्या पोटेंशियल है, और हमें कौन से डेटी का पूजा करना चाहिए, और हमारे विशेष फुलफिलमेंट जो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं उसको फुलफिल करने के लिए क्या चाहिए। तो जो आपका पहला वाला कैटेगरी है वो पहले आता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। जब आप ये देखोगे तो पहले अर्थ आता है, और वो अर्थ से हम लोग मटेरियल सिद्धि करते हैं। सारे मटेरियलिस्टिक गोल्स जो है फुलफिल करने के पीछे हमारा ये दोनों चीज होते हैं। भाग्य से हम लोग रिच फैमिली में पैदा होते हैं, जो धर्म के वजह से होता है, हमारा किया हुआ कर्म के वजह से होता है। लेकिन फिर हम जो पैसा कमाते हैं या जो हमें पैसा मिलता है, उसी के सहारे हम कई सारे मटेरियलिस्टिक गोल जो है फुलफिल करते हैं। तो मेरा जो प्राइमरी प्रश्न था कि मैं अगर कारकांश कुंडली अपना बनाऊं तो उसमें मेरा 12 नंबर साइन आ रहा है, उसका क्या अर्थ है। तो उसका सिंपल सा अर्थ है कि पहले आप भी अपना आत्मकारक ढूंढिए। तो मेरे केस में मरकरी जो है आत्मकारक है, 29 डिग्री का प्लानेट है। अब वो मरकरी जाके डेफिनेटली जिस साइन में बैठे हुए हैं उसी साइन से मेरा कारकांश लग्न बनेगा। तो मैंने देखा D9 चार्ट में मरकरी जाके बैठे हुए हैं पाइसेस साइन में, 12 नंबर साइन में डेबिलिटेटेड होके मरकरी बैठे हुए हैं। तो अल्टीमेटली वो जो पाइसेस साइन है वही मेरा लग्न बनेगा, कारकांश लग्न। और मेरे पाइसेस में केतु बैठा हुआ है, तो अल्टीमेटली कारकांश लग्न शुरू हो गया। उसको हम D1 चार्ट की तरह ही शेयर करेंगे, और उसको हम उसी की तरह इंटरप्रेट करेंगे, और मैं रूल्स उसमें बताऊंगा। अभी मानो कोई कहेगा कि सर ये तो कारकांश लग्न आप कह रहे हैं जिसमें मेटेरियलिस्टिक गोल फुलफिल होगा, कौन से डेटी को पूजा करने से आपके लाइफ में जो विषय से फुलफिल होगा, आप जो है किसी तरीके का लाभ पाने के सक्षम होंगे। लेकिन ये जो आप स्वंस चार्ट भी कह रहे हैं, स्वयं का मतलब होता है अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाला। स्वंस माने अपने आप को स्टडी करोगे, आप किस लिए आए हो, क्या सिर्फ ये मेटेरियलिस्टिक गोल को फुलफिल करना आपका अंतिम लक्ष्य है, या आप जो है कोई अच्छे लोक में जाना चाहते हो, आप जो है लाइफ में जो मोक्ष का कारक होता है उस रास्ते को कैसे आप एक्चुअल में ढूंढते हो, उस रास्ते में आप कितना दूर जा सकते हो, उसके लिए स्वंस चार्ट चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एग्जैक्टली सेम जैसे यहाँ पे D1 का रोटेशन करके आप निकाल रहे थे, उसमें आप क्या करोगे, D9 का रोटेशन करके निकालोगे। कैसे निकालोगे, एग्जैक्टली वही आपका जो एक्चुअल में आत्मकारक प्लानेट जहां बैठा हुआ है उसी को अगर आप फिर से बना दोगे आप लगन, तो अल्टीमेटली वहां पे भी आपका स्वंस चार्ट बन जाएगा, है ना। तो हम देखेंगे एग्जाम्पल चार्ट में उसको ये करने के लिए। अभी हम लोग आते हैं जो फॉर्मूलाज है उसके ऊपर, और उसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। मैं कुछ खास फॉर्मूला आपको बताऊंगा जिससे आप किसी इंसान के कैरेक्टर के बारे में जान सकते हो, उसके फैमिली लाइफ के बारे में जान सकते हो, वो कौन से तरीके का जॉब करेगा वो जान सकते हो, उसका घर का क्वालिटी कैसा होगा, किस तरीके का घर होगा, बहुत ज्यादा घर होंगे या नहीं, यानी खास करके जो मटेरियल चीजें हैं ना, आप उसी को ही जानोगे जब आप इस तरीके का कुंडली को स्टडी करोगे, कारकांश कुंडली। तो कई बार क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि कुछ कुछ इंसान का जो है कैरेक्टर ठीक नहीं होता है, कैरेक्टरलेसनेस, वुमेनाइजर कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बैड कैरेक्टर होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए उनका टेंडेंसी होता है। तो कई सारे ऐसे बढ़िया सूत्र हैं जो एक्चुअल में पराशर जी ने दिया हुआ है, हम उसको एक के बाद एक जो है डिस्कस करेंगे। लेकिन आप कुंडली अपना अपना पहले बनाने का कोशिश करना, सिंपल तरीका है। और उस कुंडली में आप जाके जैसे D1 को स्टडी करते हो,
ये पर्टिकुलर फॉर्मूला जो है आप उसी के अकॉर्डिंग स्टडी करोगे। तो आई एम स्टार्टिंग विद द फॉर्मूला, ठीक है। एक एक करके फॉर्मूला में बताता जाऊंगा और वो वीडियो में भी आपको मिल जाएगा और आप जो है उसको नोट डाउन भी कर सकते हो। तो पहला कंडीशन है, अगर कारकांश लग्न में, लग्न का मतलब होता है फर्स्ट हाउस में, अगर वहां पे केतु है तो आपको ये पहले समझना होगा कि आपके लगन में क्या होना चाहिए, केतु होना चाहिए। और उस केतु को अगर वीनस और मरकरी एस्पेक्ट कर रहे हैं, लगन में केतु बैठा हुआ है और वीनस और मरकरी उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं, किसी भी तरीके से उनके ऊपर वीनस और मरकरी का दृष्टि है। तो आपको पता है वीनस और मरकरी का कौन सा दृष्टि होता है, 7। 7 दृष्टि होता है। तो इसका मतलब है कि केतु अगर आपके फर्स्ट हाउस में है तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट में दोनों प्लैनेट होना चाहिए, वीनस और मरकरी। ऐसे केसेस में वो इंसान जो है बहुत रिपीट टॉक करता है, यानी सेम टॉपिक को बार बार बोलेगा या सेम बात को रिपीट करेगा। और अल्टीमेटली जो है बहुत चांसेस है कि द मदर ऑफ द पर्सन इज ए डांसर, है ना। किसी भी तरीके का कला, खास करके डांसिंग में वो निपुण होगी उनके मम्मी। ये जो है कुछ स्पेशल कंडीशंस हम देखेंगे। ये आपका सूत्र नंबर 1 हो गया। रिपीट कर रहा हूं उसको, अगर केतु कारकांश लग्न के फर्स्ट हाउस में है, लग्न में है, और उसको वीनस और मरकरी दोनों का एस्पेक्ट आ रहा है, तो एक तो उसका जो स्पीच होगा वो रिपीटेटिव होगा, बार बार वो बोलेगा। यहाँ पे दोनों शुभ प्लानेट हैं, तो जो तुतलाने का आदत है वो वहां पे आप प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, लेकिन टॉपिक को रिपीट करने का आदत रहेगा। एंड अनदर प्रेडिक्शन इज द मदर ऑफ द नेटिव इज लाइकली टू बी ए वेरी गुड डांसर और फॉन्ड ऑफ डांसिंग होंगे वो, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखिए, जिस केतु के बारे में हम बात कर रहे थे, अभी हम क्या करेंगे, सेम केतु को हम पोजीशन पे रखेंगे, लेकिन केतु के ऊपर जो एस्पेक्ट होगा वो एस्पेक्ट लेकिन इनका नहीं होके हम लोग दूसरे फॉर्मूला में क्या करेंगे, सैटर्न का एस्पेक्ट रखेंगे, केतु के ऊपर शनि का एस्पेक्ट रखेंगे। तो क्या होगा, केतु के ऊपर शनि का एस्पेक्ट रहने से उस इंसान का डेफिनेटली तपस्वी बनने का जो चांसेस है ना, बहुत ज्यादा बन जाएगा तपस्वी बनने का। अगर वो तपस्वी नहीं बनता है तो वो इंडिपेंडेंट कर्म नहीं करेगा, किसी इंसान के पास बहुत दिनों तक काम करेगा। जैसे कई बार हम लोगों को देखते हैं ना, वो किसी के घर में इस तरीके से काम करते हैं उनका जिंदगी वहां पे बीत जाता है। कभी कभी होता है कि उनका पीढ़ी दर पीढ़ी भी एक फैमिली में काम करते आते हैं। तो ये कंडीशन बनेगा, इनमें से दोनों कंडीशन हो सकता है, या तो वो जो है तपस्वी का टेंडेंसी होगा या तो किसी के अंडर में काम करेगा। लेकिन अगर मानिए यहाँ पे कोई और भी प्लानेट का एस्पेक्ट है, जैसे मानिए जुपिटर का एस्पेक्ट है या शुक्र का एस्पेक्ट है या कोई और प्लानेट का एस्पेक्ट है, तो अल्टीमेटली ये जो तपस्वी बनेगा ये बड़ा अच्छे लेवल का तपस्वी बनेगा, यानी उसका तपस्या जो है दिखावा नहीं होगा, किसी तरीके का फेक तपस्वी नहीं होगा। लेकिन अगर मानो कोई दूसरे प्लानेट का एस्पेक्ट नहीं है, खाली शनि का एस्पेक्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इंसान फेक तपस्वी बनने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग कौन सा बात कर रहे हैं, केतु का प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस को लेके हम बात कर रहे हैं। तो आपको ये जो है कंडीशंस देखना होगा कि किस तरीके से एक्चुअल में एक इंसान का जो पर्सनालिटी है वो भी डिसाइड हो रहा है, उसका कर्म यहाँ पे डिसाइड हो रहा है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अगर मानिए कारकांश लग्न का जो 10th हाउस है, 10th हाउस, तो आप देखिए 10th हाउस कर्म का होता है। और हम सीधे जो है एक एक कंडीशंस पे आ रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, 10th हाउस के ऊपर देखेंगे एस्पेक्ट। सारा डिस्कशन जो है कारकान से लग्न पे हो रहा है, अब केतु को बीच में मत लाइएगा। इफ 10th हाउस ऑफ द कारकान से लग्न हैज एस्पेक्ट ऑफ बेनिफिक, कोई बेनिफिक जो है वो एस्पेक्ट कर रहा है उसको, तो आप ये देख लीजिए, बेनिफिक बार बार हम यूज करते हैं। तो बेनिफिक जो है इसमें आपके मरकरी आ जाएगा, शुक्र आ जाएंगे, जुपिटर आ जाएंगे, बलि चंद्रमा भी आ जाएंगे। अगर बेनिफिक का एस्पेक्ट होगा, ऐसे इंसान का डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग, है ना, स्ट्रांग डिटर्मिनेशन। और वो इंसान कुछ करने के लिए चाहता है तो उसका चांसेस बहुत है कि वो आराम से वो कर पाए।
डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होता है, और वो लाइफ में बहुत अच्छा पोजीशन पाने के लिए भरपूर प्रयास करता है और सफल भी होता है। तो इसीलिए आपका कारकांश लग्न का 10th हाउस में बेनिफिक रहना या बेनिफिक का दृष्टि, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इसको जो है ध्यान देके देखिएगा और आपको पता चल जाएगा। अगर किसी इंसान का D10 सही है, D1 सही है, और साथ में D12, या आपका ये जो कारकांश लग्न है उसमें भी आपने देखा कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो आप समझ जाओ वो इंसान कुछ भी सीखने का प्रयत्न करे, कोई काम करने का प्रयत्न करे, तो उसको डेफिनेटली कंप्लीट करेगा। अगर मानिए यहाँ पे 10th हाउस पे जो सूर्य और जुपिटर इन दोनों का ही एस्पेक्ट हो जाए, जो 10th हाउस का बात मैं कर रहा था पहले, मैंने कहा कोई भी शुभ प्लैनेट का एस्पेक्ट होना, अभी मैं कह रहा हूं कि उसके ऊपर जो है उनका चाहे पोजीशन बन जाए, या जो है सूर्य और जुपिटर ये दोनों इसी 10th हाउस में रह जाए, तो ऐसे लोगों को कुछ भी करें एनिमल से बहुत सारा लाभ होगा। ये आपको ध्यान रखना है। उनके लाइफ में अगर घर में कोई पेट नहीं रखे हैं, या अगर कोई एनिमल से रिलेटेड बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं, या एनिमल्स को वो किसी तरीके से अपना जो है कर्म का हिस्सा बनाते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा बनाएं, तो दे आर मोर लाइकली टू हैव ग्रेट एंड ट्रिमेंडस सक्सेस। अगर 10th हाउस में सन और जुपिटर का जो है दृष्टि संबंध बन जाए, या वो वहां पे आके रह जाए। तो ऐसे हम लोग बीच बीच में 10th हाउस से रिलेटेड चीजें देखेंगे, लेकिन आपको पहले देखना है 10th हाउस में बेनिफिक रहना, 10th हाउस में जुपिटर और आपका जो है सैटर्न, इन तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है, तो आपको बेनिफिक पे ध्यान देना है, और कॉम्बिनेशन खास करके सूर्य और जुपिटर पे देखना है। निशा जी कुछ पूछ रहे हैं। हाँ जी निशा जी पूछिए। सर मेरे को पूछना था कि अगर सन अगर 10th हाउस में और जुपिटर का एस्पेक्ट है तो सेम रिजल्ट होगा? जी सेम रिजल्ट होगा, क्योंकि आप देखिए एस्पेक्ट और पोजीशन मैंने दोनों कहा है, और हाँ, दोनों प्लैनेट जितने स्ट्रांग होंगे उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मतलब अभी कोई हम भी ना एक प्लैनेट बैठे। हाँ बोलिए हाँ सर, जी, सॉरी। मैं कह रहा हूँ कि हाँ, चर्चा जो है हम बाद में करेंगे, पहले सारे फॉर्मूला, ओके ठीक है उसके सर, बाद जो ओके। भी डाउट्स होगा एक एक हम पूछ लेंगे, ठीक है। क्योंकि ओके, कई थैंक यू सारे सर। फॉर्मूला है, और वो फ्लो मेंटेन रहे। उसके बाद मैं रिपीट कर रहा हूँ चीजों को। यहाँ पे जैसे आपने सवाल पूछा, तो जब भी आपका सूर्य और जो आपका जुपिटर का साथ में रहना 10th में, या एस्पेक्ट करना, या एक साथ में है और एक जो है एस्पेक्ट कर रहा है, तब भी आपको एनिमल से जो है लाभ होगा। अब हम देखते हैं यूजुअली क्या होता है, सारे लोगों का जो सबसे बड़ा मेटेरियलिस्टिक गोल होता है वो घर को लेके होता है, 4th हाउस, है ना, घर। और ये घर के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया फॉर्मूला है। लोग पूछते हैं, हाँ जी सर मैं क्या एक घर खरीद पाऊंगा, मेरे लाइफ में प्रॉपर्टी को लेके सुख है या नहीं है। और ये मैक्सिमम मिडिल क्लास लोगों का कंसर्न होता ही होता है, क्योंकि जो हाई एंडेड प्रॉपर्टी गेन करने वाले लोग होते हैं उनके लिए प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना आम बात है। लेकिन जो मिडिल क्लास होता है उसका लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम होता है एक सुंदर सा घर खरीदना। तो आपको कारकांश लग्न से ये पता चलेगा कि किस तरीके का कंडीशन है। और घर के लिए हम 4th हाउस देखते हैं, तो कारकांश लग्न में अगर 4th हाउस को कभी भी सुंदर प्लानेट मून, या जो है वीनस, या ये दोनों, आप खुद ही सोचिए कि इनका अगर दृष्टि पड़ जाए उसके ऊपर, 4th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट, तो ऐसे लोग बहुत ही सुंदर घर बनाते हैं और खरीदते हैं, ब्यूटीफुल हाउसेस। तो यहाँ पे दृष्टि का बात हो रहा है ना, जो रियल आपका सूत्र है उसमें इनका दृष्टि का बात हो रहा है, 4th हाउस पे मून और वीनस का दृष्टि। तो आप देखिए ये दोनों प्लैनेट का जो दृष्टि है वो 7th दृष्टि है, तो कहाँ पे होना चाहिए आप बताओ। 10th हाउस में। 10th हाउस में 10th हाउस होना में। चाहिए। और अभी हमने एक बहुत बढ़िया बात पढ़ा, हमने अभी 10th हाउस के लिए कहा कि जब भी कोई बेनिफिक 10th हाउस में रहेगा, तो ऐसे लोगों का डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है ना। तो आप देखिए ये दोनों रूल आपस में जुड़ गए, यानी वो इंसान अगर घर बनाने के लिए चाहेगा, तो जो डिटरमाइंड होकर करेगा छोटा मोटा घर नहीं बनेगा, विल मेक ए वेरी ब्यूटीफुल हाउस। और यूजुअली एक से ज्यादा घर बनाने का जो है चांसेस होता है। तो आप देखिए कभी कभी आपको चार्ट मिलेगा, आप जाके देखिए 4th हाउस जो है उसका बहुत ही अच्छा है, बली है D1 में। आप जाके एक बार कारकांश में भी देख लीजिए कि 4th हाउस के ऊपर क्या अच्छे प्लैनेट्स का दृष्टि आ रहा है। तो आप उसको प्रिडिक्ट करके कह सकते हो जी आपका ना घर बहुत सुंदर होगा, आप बहुत सुंदर घर
एक से ज्यादा भी बना सकते हो। और अगर आपने देखा 10th हाउस में अच्छे प्लैनेट्स हैं तो आप कहोगे आपका डिटर्मिनेशन भी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन मानिए उसी 4th हाउस में आप देख रहे हो कोई एक्सल्टेड प्लैनेट बैठा हुआ है। अब आप दूसरे सूत्र में आ जाइए, कारकांश लग्न का 4th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है? एक्सल्टेड प्लैनेट बैठा हुआ है ना। तो अब क्या होगा, ऐसे इंसान एक दो घर नहीं बनाएगा, ही विल हैव मल्टीपल स्प्लेंडेड हाउसेस। मल्टीपल का मतलब आप समझ सकते हो, बहुत चांसेस है अगर उसका D10 और D1 में भी जो आपके पैसे का लॉर्ड है, सेकेंड हाउस का स्वामी, 11th का स्वामी या भाग्य का स्वामी बैठा हुआ है, तो ऐसे इंसान बिल्डर बनने का भी चांसेस बहुत ज्यादा है। और आप देख लीजिए अगर एक्सल्टेड प्लैनेट बैठा हुआ है तो ही विल हैव मल्टीपल हाउसेस, छोटा मोटा हाउस नहीं, सुंदर हाउसेस। और ये आपका सेम कारकांश लग्न पे ही देखना है। एक तो एस्पेक्ट देख रहे थे, अभी यहाँ पे बैठा हुआ प्लैनेट के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी। लेकिन मानिए इसी 4th हाउस पे आपने देखा कि दो रफ प्लैनेट वैसे बैठे हुए हैं जो इतना ज्यादा जो है आर्टिस्टिक चीजों को ध्यान नहीं देते। तो मानिए राहु बैठा हुआ है ना, या सैटर्न बैठा हुआ है, या इनका जो है दृष्टि संबंध भी बन रहा है। खास करके जब वो ऑक्यूपाई करते हैं तो उनका जो घर का डिजाइनिंग होगा ना, वो यूजुअली रफ होगा। रफ का मतलब क्या है, बाहर से जैसे ब्यूटिफिकेशन हम करते हैं, कई तरीके का उसको जो है प्लान करके डिजाइन बनाया जाता है, वो डिजाइन यूजुअली बहुत ज्यादा स्मूथ और बहुत ज्यादा आकर्षक नहीं होगा। लेकिन जब आप राहु वाले घर के अंदर जाओगे तो अंदर आपको उसका बनावट जो है बाकी घरों से हटके मिलेगा, बिल्कुल अलग तरीके का उसके अंदर का डिजाइन। सनी होगा तो यूजुअली जो है ओल्ड चीजों का जमावड़ा वहां पे होता है, लोहे का एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है। तो आपको ये ध्यान देना है, किसी का घर आपने देखा रफ घर बनाया हुआ है, कहीं कोने में घर है, किसी डिस्टेंस में टाउन से थोड़ा सा बाहर है, तो आप देख लीजिएगा कारकांश लग्न पे 4th हाउस के ऊपर राहु और शनि का कॉम्बिनेशन होने का बहुत बहुत संभावनाएं हैं। ऐसे ही जहां पे जुपिटर आएगा, यहाँ पे मानिए एक्सल्टेड प्लैनेट है तो हमने बात कर लिया, लेकिन यहाँ पे जुपिटर आ गया तो आपका जो घर में फर्नीचर से, खास करके जो वुडन फर्नीचर से, ये एलिमेंट बहुत ज्यादा होगा। यूजुअली वुड के भी हाउसेस बनाया जा सकता है, और आप इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि जुपिटर वुड एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। अब जुपिटर के लिए हमने ये कहा कि घर में वुड एलिमेंट यानी आपका लकड़ी का बहुत ज्यादा काम हुआ होगा, बहुत सारे आपके वुड के मटेरियल्स होंगे, यहाँ तक कि हो सके फ्लोरिंग से लेके बाहर के भी डिजाइन जो है वुडन वाला डिजाइनिंग और वुड उसमें यूज हुआ होगा। ये कॉम्बिनेशन होगा जब 4th में जुपिटर रहेगा, है ना। अब इसको आप मिला सकते हैं, 4th में जुपिटर एक्सल्टेड होके रहा तो वुड एलिमेंट यूज होने वाला बहुत सारे घर जो है उनके पास होगा। ऐसे ही मानिए जुपिटर के जगह पे मार्स और केतु हम ले लेते हैं, तो मार्स और केतु जब भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे और कारकांश लग्न के 4th में रहेंगे तो यूजुअली ऐसे लोगों का जो घर है वो ब्रिक से बना हुआ होगा, और उस पे भी यूजुअली लोग सीमेंटिंग नहीं करेंगे, वहां पे जो मिट्टी का लेप होता है चांसेस बहुत ज्यादा है उस तरीके का। या आज के डेट में अगर चीजें बदल भी गया है तो जो भी बाहर का आपका पलस्ट्रा वगैरह होगा उस पे आप देखोगे कि ऐसे लग रहा है जैसे आर्देन मटेरियल यूज हुआ है, ऐसे लग रहा है मिट्टी का लेप लगाया गया है, या कलर भी उसी के लिए यूज किया गया है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप देखिए जितने भी हाउसेस हैं और जो प्लैनेट्स हैं लगभग हम सारे उसको कवर कर लिए। राहु शनि आ गया, जुपिटर आ गया, चंद्रमा और आपका शुक्र का कॉम्बिनेशन भी आ गया, मंगल और केतु का भी कॉम्बिनेशन आ गया। तो आप इसी के तरीके से आप ये देख सकते हैं, ये 4th हाउस का इफेक्ट है। ऐसे ही आप यूजुअली क्या करोगे, 9th हाउस को भी स्टडी करने का कोशिश करोगे कारकांश लग्न पे, क्योंकि कारकांश लग्न जब बनाओगे तो यूजुअली आपके और जो D1 चार्ट है उसी का ही रोटेशन से वो बनता है। तो आप देखना यहाँ पे कैरेक्टर को लेके बात करेंगे। 9th हाउस, 9th हाउस ऐसे भी सबसे जो है अच्छा हाउस माना जाता है किसी भी कुंडली में, वो भाग्य का स्थान है। और उसके साथ आपका जो कैरेक्टर है ना, मोरल कैरेक्टर, उसको भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसका सिंपल सा रूल है, अगर यहाँ पे आपके अच्छे प्लैनेट्स हैं जैसे बेनिफिक हैं और इनका एस्पेक्ट हो रहा है या उनका जो है पोजिशनिंग यहाँ पे हुआ है, तो ऐसे इंसान का मोरल कैरेक्टर बड़ा अच्छा होता है। इज ए वेरी गुड पर्सन हैविंग वेरी गुड कैरेक्टर। तो क्या होना चाहिए, 9th हाउस शुड बी ऑक्युपाइड बाय गुड प्लैनेट्स लाइक जुपिटर, वीनस, मून,
मरकरी हैविंग स्ट्रेंथ, और ये शुभ प्लैनेट या तो दृष्टि दें या तो आपका ही करें। तो आप देखो, जो 4th हाउस का बात हम कर रहे हैं या जो 9th हाउस का बात हम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली यहाँ से ये चीजें जो है पता चलेगा कि आप लोग जो है एक्चुअल में किस तरीके का पर्सनालिटी रखते हो। तो जब आपको कोई पार्टनरशिप चाहिए होगा किसी भी इंसान का, तो आप एक बार उसके कारकांश लग्न का 9th हाउस भी देखिएगा। लाइफ में हम लोग बिजनेस डिसीजंस लेते हैं, लाइफ में हम मैरिज का डिसीजंस लेते हैं, तो आपको अगर स्पाउस का कैरेक्टर भी जानना है तो आप क्या करोगे, कारकांश लग्न पे जाना और 9th हाउस पे देखना कितने बेनिफिक वहां पे हैं, कितने बेनिफिक उसके ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। अगर मानिए उसी 9th हाउस पे हम लोग बेनिफिक का बात नहीं करके क्या करेंगे, शनि और राहु जैसे प्लानेट हैं, तो पहले तो आप देखिए गुरु चांडाल योग इनडायरेक्टली बन जाएगा, है ना। राहु गुरु चांडाल योग बनाता है, और शनि और राहु ये दोनों ही आके मानो इसी हाउस में बैठ गए या उसी हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे लोग ऑन ग्रेटफुल होते हैं अपने गुरु के लिए, जहां से उनको ज्ञान मिलेगा, जहां से उनको एडवाइस मिलेगा, जो उनको एक्चुअल में मुसीबत से बाहर निकालने का रास्ता दिखाएगा। ये लोग कभी भी अपने गुरु को रेस्पेक्ट नहीं देंगे। तो मैं ये बार बार कहता हूँ, गुरु जो है इट स्टार्ट्स विद फादर मदर एंड हुई जो टीचर, उसके बाद जो आपको मुसीबत में हेल्प किया है। तो हर तरीके के वो लोग जो अंधेरे से आपको निकालते हैं, यहाँ पे अगर आपका राहु आ गया और शनि आ गया, या राहु शनि दोनों आ गए, तो दोनों का दृष्टि के वजह से हो और उसकी वजह से हो, दे दीजिए। नो टॉकिंग प्लीज, डिसरेस्पेक्ट जो है गुरु के लिए होगा, अनग्रेटफुल होंगे ऐसे लोग। ये जिससे भी बेनिफिट पाएंगे उन लोगों को एक्चुअल में कभी भी बेनिफिट का श्रेय नहीं देंगे। आप इनको चाहे जितना भी हेल्प करो, ये कभी भी मुंह खोल के नहीं कहेंगे आपने हमें मुसीबत से बाहर निकाले हो या थैंक यू। इन्हें जैसे लगेगा एक्चुअल में किसी ने इनके लाइफ में कुछ भी नहीं किया है, तभी जाके ये डिसरेस्पेक्टफुल होते हैं। तो यू हैव टू लुक केयरफुली टू द 9th हाउस। अगर मानिए वहां पे मार्स और वीनस ये दोनों प्लैनेट एक साथ एस्पेक्ट करें या बैठ जाएं, या एक बैठ जाए और एक एस्पेक्ट करे, मार्स और वीनस, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए, उस हाउस के साथ रिलेशन हो जाए, किसके साथ, 9th हाउस के साथ, तो ऐसे लोगों का यूजुअली लूज कैरेक्टर होने का चांसेस होता है, बैड कैरेक्टर होने का चांसेस होता है। बिकॉज ये मार्स पैशन का है और वीनस जो है उसके अकॉर्डिंग किसी तरीके का लव अफेयर्स को भी रिप्रेजेंट करने वाला प्लानेट है। तो आप देखिए यहाँ पे अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा या दोनों का दृष्टि संबंध होगा, या एक वहां पे बैठा हुआ है और दूसरा है, या मार्स का साइन है उसमें वीनस बैठा हुआ है, किसी भी तरीके से इस हाउस कारकांश लग्न का अगर मार्स और वीनस के साथ, दोनों के साथ, सिंगल एलिमेंट में होगा नहीं, दोनों के साथ जब कॉम्बिनेशन बनाएगा, तो ऐसे कंडीशंस में लूज कैरेक्टर होना और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो सकता है। अब देखिए एक अनोखा सा सूत्र है 9th हाउस के ऊपर, जब भी गुरु और सूर्य दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा और एस्पेक्ट बनेगा, इसी 9th हाउस के ऊपर गुरु और सूर्य दोनों का है, कभी एक नहीं लेना है, क्योंकि एक हो जाए गुरु खाली हो जाए तो फिर हमारा सूत्र पहला कह रहा है कि ऐसे कंडीशंस में उसका मोरल कैरेक्टर भी बड़ा अच्छा होगा और वो इंसान जो है एक्चुअल में बहुत ही रेस्पेक्टेबल पर्सन होगा, बेनिफिक अगर उपाय करते हैं तो जब भी 9th में गुरु और सूर्य इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए तो ये एल्डर लोगों को रेस्पेक्ट नहीं करेगा, ही विल नॉट रेस्पेक्ट हिज एल्डर्स। अपने जो पेरेंट्स हैं उनका भी रेस्पेक्ट करने का चांस उसका कम हो जाएगा, विल डिस्कस व्हाई। लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर गुरु और सूर्य दोनों यहाँ पे हैं या उनका दृष्टि संबंध बन रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। तो आप देखिए यहाँ पे एक सूत्र ये भी कहता है कि यहाँ पे अगर खाली गुरु का जो है एक्चुअल में किसी तरीके का एस्पेक्ट भी हो जाए या संबंध बन जाए, तब भी क्या होगा, अगर गुरु नीच का है या गुरु शत्रु राशिगत है, तो वहां पे भी ये जो मैंने कहा कैरेक्टर खराब होने का चांसेस यहाँ पे भी होता है, लेकिन वो वाला टेंडेंसी कम होता है। जैसे शनि राहु के केस में ज्यादा होगा, मार्स और वीनस के केस में प्रबल होगा, लेकिन गुरु का एस्पेक्ट यहाँ पे हो जाए और गुरु अगर ये इसके साथ संबंध बना ले अकेले, तो ये देखो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है।
अब कोई कहेगा सर अभी तो आप कह रहे थे कि कोई अच्छा प्लानेट अगर नाइन्थ पे ऑक्युपाई करे या एस्पेक्ट करे तो इंसान का कैरेक्टर अच्छा होगा। तो गुरु एक बहुत ही नैसर्गिक अच्छा प्लानेट है। लेकिन मैं इसको ये कह रहा हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के लिए गुरु का स्थिति खराब होना चाहिए। गुरु के साथ राहु का संबंध हो, या गुरु किसी नीच राशिगत अवस्था में हो, या गुरु का जो है डिग्री वाइज सूर्य के बहुत क्लोज हो, तो ऐसे केसेस में ये वाला कॉम्बिनेशन हो सकता है और इसको आपको जो है ध्यान देना है। ऐसे ही एक दूसरा सूत्र है, राहु अगर नाइन्थ हाउस में हो या वो एस्पेक्ट कर रहा है तो आप देखिए फाइनेंशियल चैलेंजेस ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, और लाइफ में ऐसे मौका आता है कि उसके जो धन है ना वो खत्म हो जाते हैं। 2 बार ऐसे होने का चांसेस होता है, तो आपको ये ध्यान में देना है। कारकांश लग्न में नाइन्थ हाउस में राहु का बैठना या राहु का दृष्टि संबंध होना, अगर एस्पेक्ट भी आ रहा है तो चांसेस ऑफ लूजिंग मनी इज वेरी हाई। तो ऐसे लोगों को सेविंग करना और राहु के जो टेंडेंसी है उसको कंट्रोल करना और गुरु का जो टेंडेंसी है उसको बढ़ाने का कोशिश करना है। खास करके अपने एल्डरली को रेस्पेक्ट करना है, जो आपको हेल्प किया है उसके साथ किसी तरीके का छलावा नहीं करना है, और राहु का रिमेडीज करते रहना है। अदरवाइज फाइनेंशियल जो है लॉस का चांसेस बहुत ज़्यादा है व्हेन राहु इज एक्सपेक्टिंग द नाइन्थ हाउस और राहु इज सिटिंग इन द नाइन्थ हाउस। तो आप इस तरीके से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अभी हम आते हैं सेवेंथ हाउस, और हम जानते हैं सेवेंथ हाउस जो है स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है ना। सेवेंथ हाउस रिप्रेजेंट्स योर स्पाउस। तो जब सेवेंथ हाउस स्पाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमें ये भी देखना है कि सेवेंथ हाउस में नॉट प्लीज, कौन है पीछे बात कर रहे हैं। सेवेंथ हाउस में अगर आपका जुपिटर और मून दोनों ही सेवेंथ हाउस में प्लेस्ड है, जुपिटर और मून, या तो जुपिटर और मून का जो है सेवेंथ हाउस के साथ रिलेशनशिप बन रहा है, लेकिन प्लेसमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर प्लेसमेंट है तो दिस विल बी ए श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन कि उनका जो स्पाउस है, दिस स्पाउस विल बी वेरी गुड, अच्छा कैरेक्टर की होगी और शी विल ब्रिंग प्रोस्पेरिटी टू द हाउस। शादी के बाद इनके भाग्य में उन्नति होगा अगर जुपिटर और मून सेवेंथ हाउस के उसमें बैठे हुए हैं, या सेवेंथ हाउस के साथ उनका डायरेक्ट एस्पेक्ट है, या एक बैठा हुआ है एक एस्पेक्ट कर रहा है, और दोनों का मजबूत स्थिति है। ऐसे ही आप देखिए जब सेवेंथ हाउस में राहु रहेगा तो आप देखिए राहु को हम इसीलिए खराब कहते हैं क्योंकि राहु का नेगेटिव असर बहुत ज्यादा होता है। तो अगर किसी के कारकांश कुंडली में राहु सेवेंथ हाउस में रहेगा तो ऐसे जातक का किसी एल्डरली लेडी के साथ रिलेशनशिप या कोई विडो के साथ रिलेशनशिप होने का चांसेस होता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा लेकिन वो जो है किसी विडो के साथ या कोई जो है आपका एज में ज्यादा उम्र के लेडी के साथ रिलेशनशिप हो सकता है व्हेन राहु इज देयर। और इसी चीज को कंफर्म करने के लिए आप राहु का जो पोजीशन है D1 चार्ट में और D9 चार्ट में भी देखिएगा। अगर तीनों में इस तरीके का कॉम्बिनेशन मिल रहा है तो आप समझ जाइए कि ये जो प्रेडिक्शन है 100% ट्रू होगा। सेवेंथ विथ सैटर्न, तो आप देखो यहाँ पे सैटर्न, सैटर्न सेवेंथ में अच्छा होता है, लेकिन सैटर्न जब भी सेवेंथ में रहेगा तो अल्टीमेटली जो स्पाउस होगी, खास करके किसी जेंट्स के चार्ट में अगर सैटर्न रह रहा है तो जो स्पाउस उन्हें मिलेगा शी विल बी एजेड, थोड़ा सा एज जैसे भी हो हायर साइड में होगा। उसके बाद जो स्पाउस है वो यूजुअली बीमार रहेगी, या तो जो है उनको पूजा पाठ करने का जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा। जैसे कहते नहीं है घर में पूजा पाठ का माहौल बहुत होगा, और ये लेडी जो है कहीं पे भी संकीर्तन होता है, कहीं पे भी गायन वादन होता है तो वहां पे शी विल डेफिनेटली टेक पार्ट। तो थोड़ा सा जैसे तपस्विनी वाला एटीट्यूड है, तपस्वी ऐसे वाला कंडीशंस होगा। और सैटर्न सेवेंथ में रिलेशंस बनाने में और सेवेंथ में आके बैठने से, और ऐसे लेडी जो है वो सिक होने का भी चांसेस बहुत ज्यादा है। सी इज लाइकली टू बी वेरी सिक। अगर मानिए इसी हाउस में सैटर्न के जगह पे मंगल बैठ जाता है, मार्स बैठ जाने से डिफॉर्मिटी होगा, स्पाउस का किसी भी पर्टिकुलर लिम्ब में डिफॉर्मिटी होने का चांसेस है। डिफॉर्मिटी का मतलब है किसी तरीके का जो अपना अंग में प्रॉब्लम होना, ठीक है ना। तो ये मार्स के पोजीशन से होगा अगर वो सेवेंथ में बैठ रहा है। लेकिन अगर इसी मार्स के ऊपर जुपिटर का दृष्टि पड़ जाए
तो फिर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होगा। जुपिटर का दृष्टि पड़ने से ये जो डिफॉर्मिटी है ये प्रेडिक्ट आप नहीं कर सकते हो, और यहाँ पे डिफॉर्मिटी का चांसेस कम हो जाएगा व्हेन इट इज एक्सपेक्टेड बाय जुपिटर। अगर मानिए यहाँ पे 7th हाउस में मरकरी रहता है, तो मरकरी जब भी रहेगा, ऐसे जो स्पाउस बनेंगे उनका एक्चुअल में मल्टी टैलेंटेड होना स्वाभाविक है। मरकरी अच्छे स्थिति में है और 7th हाउस में है, तो मल्टी टैलेंटेड का मतलब सिंगिंग, किसी तरीके का जो है आर्ट, उसमें इंटरेस्ट, म्यूजिक, डांसिंग, इसमें रुचि रहेगा, एंड शी कैन ऑल्सो डू वेरी गुड अगर मरकरी इज ऑक्युपाइंग द 7th हाउस इन द कारकांसा लग्न। ऐसे ही एक दूसरा रूल ये कहता है कि आपका जो 3rd हाउस है, 3rd हाउस से हम लोग क्या देखते हैं, हमारा स्ट्रेंथ देखते हैं, पराक्रम देखते हैं। तो यहाँ पे भी अगर 3rd हाउस में कोई पर्टिकुलर प्लानेट जो मेलेफिक प्लानेट है, तो मेलेफिक प्लानेट कौन है? मेलेफिक प्लानेट में आपको बार बार बताया जाता है कि आप राहु, मंगल, शनि, केतु, ये सारे प्लानेट्स को आप कर सकते हो। और आपका ये 3rd वाला कंडीशन है, 3rd हाउस वाला, यहाँ पे जब भी कोई मेलेफिक प्लानेट होगा तो ऐसे इंसान जो है बहुत स्ट्रांग माइंड का होगा, और ये जो है डरने वाला नहीं होगा। ही इज वेरी करेजियस। अगर मानो 3rd हाउस में कोई स्ट्रांग प्लानेट जो है मेलेफिक प्लानेट आके ऑक्युपाई कर रहा है, तो आपको ये भी देखना होगा कि कोई इंसान जो आर्मी नेवी में जाना चाहता है, तो उसका भी कारकांसा में 3rd में आप मेलेफिक प्लानेट्स का पोजिशंस को देख सकते हो, और वहां से आप बता सकते हो। उसके ऑपोजिट है, जब भी आपका कोई बेनिफिक होगा तो ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा रिस्क लेना लाइक नहीं करेगा। ही विल बी पीस लविंग, और इसको अदर वर्ड्स में आप कहोगे तो ही इज ए काइंड ऑफ कैवर्ड। डरना वाला जो इंसान है, डरपोक है, लाइफ में कोई भी जो स्टैंडिंग लेना उसके बस का नहीं होगा। व्हेन ए बेनिफिक इज ऑक्युपाइंग इन द 3rd हाउस, ठीक है। तो आप देखिए 3rd हाउस में कोई बेनिफिक होगा तो उसका दृष्टि कहाँ पे होगा? डेफिनेटली एनीबॉडी हु कैन से 7th दृष्टि कहाँ? 7th दृष्टि नाइन्थ 9। नाइन्थ पर। और हमने 9th के लिए कई सारे रूल्स बना रखे हैं ना, 9th के लिए कई सारे रूल्स बना रखे हैं कि उसके ऊपर बेनिफिक का दृष्टि होना, बेनिफिक आगे बैठना। यूजुअली देखा जाता है ये जो मोरल कैरेक्टर वाले लोग होते हैं वो यूजुअली लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं, और कई बार ये अपना जो खुद का राइट्स है ना उसको भी फॉरगो कर देते हैं, और उसके पीछे कोई बेनिफिक वाला रोल नहीं है, उसके पीछे वो कावाडिस है, डरपोक वाला जो नेचर है वो रहता है। ऐसे ही आप देखिए अगर 3rd और 6th में मेलेफिक्स रहते हैं, 3rd और 6th, तो 6th ऑक्यूपेशन के लिए भी देखा जाता है, जो डेली रूटीन पे हम काम करते हैं। तो ऐसे लोग यूजुअली इनकम जो है एग्रीकल्चर से करते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर। तो आज के डेट में एग्रीकल्चर खराब नहीं है। आप देखना बड़े बड़े IITian अपना जॉब छोड़ के मशरूम उगा रहे हैं और तरीके का फ्लावर्स का चाष कर रहे हैं, तो इसीलिए ये खराब नहीं है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन है कि जब मेलेफिक होंगे 3rd और 6th में, तो यू आर मच लाइकली टू अर्न थ्रू एग्रीकल्चर, और उसमें कितना पैसा कमाओगे उसके लिए हमें जो है बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी बाकी चीज़ों को हम देखेंगे, खाली 2 हाउसेस से कंडीशन नहीं होगा। लेकिन दिस इज ये श्योर कंडीशन कि वो एग्रीकल्चर से काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकता है अगर 3rd और 6th में मैलेफिक्स है। ऐसे ही सबसे इंपॉर्टेंट कारकांस हाउस में आपका जो है वो 12th हाउस है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है, हमारा जो मेटेरियलिस्टिक गेन है जो फुलफिल नहीं हो पाता है, सारा रिमेडीज इस हाउस से आप देना शुरू कर दीजिए। आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो किसी को भी आप रिमेडी प्रोवाइड करेंगे तो सी द 12th हाउस, कारकांस लग्न का 12th हाउस अगर यहाँ पे बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो लेट लाइफ है वो बड़ा ही अच्छा होगा। बुढ़ापे में आपको हर तरीके का सुख मिलेगा, और इस लोक को जब छोड़ के जाओगे आप, यू विल गो इनटू ए हायर लोक। तो हमारे में कई सारे लोगों का व्याख्या है ना, देव लोग हैं, शिव लोग हैं, विष्णु लोग हैं। तो आप जो है मर्त्य लोक से कोई अच्छे बेनिफिक जगह पे जाओगे इफ यू हैव ए बेनिफिक प्लैनेट इन द 12th हाउस ऑफ द कारकांस लग्न। तो आपको रिमेडी कैसे प्रोवाइड करना है? यहाँ पे जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है, नॉट द साइन, जो प्लैनेट बैठा हुआ है आप उसका रिमेडी प्रोवाइड करिए अपने क्लाइंट्स को, है ना। 12th हाउस में कारकांस लग्न का जो भी बैठा हुआ प्लैनेट है
प्लानेट का रिमेडी प्रोवाइड करिए। अगर कोई प्लानेट नहीं बैठा हुआ है तो उस प्लानेट जिसका एस्पेक्ट यहाँ पे पड़ रहा है और स्ट्रॉन्ग है उसको आप टारगेट करिए और इनका जो है रिमेडी प्रोवाइड करिए। खास करके ये जो रिमेडी है बेस्ड ऑन द डेटी है। तो आपको पता है हर जो प्लानेट के पीछे हम लोग डेटी को एसोसिएट करते हैं और उनका पूजा करते हैं। जैसे मंगल के लिए है तो कई लोग क्या करेंगे, मंगल के लिए हनुमान जी का पूजा करने के लिए भी कहते हैं, और कई लोग जो है मंगल के लिए कार्तिकेय का भी पूजा करने के लिए कहते हैं। छिन्नमस्ता माँ का भी आप पूजा कर सकते हो। तो आप इसके लिए देखिए, अगर वहाँ पे मंगल बैठा हुआ है तो आप इन डेटीज का मंत्र है या इनका पूजा है या इनका किसी तरीके का बीज मंत्र है उसको आप जाप कर सकते हो, और इसमें बहुत जल्दी आपको ना रिलीफ मिलेगा। तो आप जितने भी डेटीज हैं उसी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। सैटर्न है तो भद्रकाली का पूजा करिए। सैटर्न है तो आप जो है यहाँ पे हनुमान जी का भी पूजा कर सकते हैं सैटर्न के लिए, क्योंकि हनुमान जी को वरदान मिला है और सैटर्न जो है उनका दुष्प्रभाव हनुमान जी के सामने जीरो हो जाता है। तो ऐसे ही मानिए जुपिटर हैं तो जुपिटर के लिए भी आप पूजा कर सकते हैं। तो शिव जी का पूजा कर सकते हैं, जुपिटर का बीज मंत्र कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। इससे पहला गेन क्या होगा, आपका जो मेटेरियलिस्टिक गेन का आपके दिमाग में प्लान है, मेटेरियल गेन, घर घर बनाना चाहते हो नहीं हो पा रहा है, जॉब में प्रमोशन चाहते हो नहीं हो पा रहा है, डिले हो रहा है, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स आ रहा है, हेल्थ इश्यूज आ रहा है, तो उसका बहुत बढ़िया रिमेडी आपके लिए होगा। और अगर मैं इसी को D9 चार्ट के लिए कहूंगा कि D9 में जो 12th के लॉर्ड हैं, जो डेटी हैं, उनको जब आप पूजा करोगे तो वहां पे मेटेरियलिस्टिक गेन नहीं होगा। जो लोग यूजुअली मेटेरियलिस्टिक गेन से बाहर दुनिया है ऐसे समझते हैं और उन्हें जो है एक्चुअल में मोक्ष प्राप्ति करना है, उन्हें जो है अपने लाइफ को लोगों के सेवा में लगाना है, तो ऐसे लोग D9 चार्ट का जो 12th में प्लानेट होगा उनके डेटी का आप पूजा कर सकते हैं और उनका मंत्र जो है उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन वो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है D9, और मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ के लिए है आपका यहाँ पे जो कारकांश लग्न। ठीक है, कारकांश लग्न जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हरे आपका जो है मेटेरियलिस्टिक गेन के लिए है। आप किसी को रिमेडी दे रहे हो तो आप पहले देख लो वो जो रिमेडी कर रहे हो प्लानेट का, वो प्लानेट किस स्थिति में है, D1 में, D10 में। और अगर तीनों जगह पे आप सपोर्टिव रोल में पाते हो तो आप समझ जाओ कि इससे अच्छा रिमेडी कुछ भी नहीं है। ऐसे ही आप जो है कुछ सूत्र जो है D9 के लिए भी याद रखिए, और उसके बाद हम डिस्कशन शुरू करेंगे विद इन 10 मिनट्स। आई विल टेक 10 मिनट्स मोर। तो आपने D12 कारकांश लग्न के बारे में कई सारे जो है पहलू समझे हैं, खास करके स्पाउस कैसा होगा, 10th हाउस का क्या इंपॉर्टेंस है, कैरेक्टर कहाँ से देखेंगे, घर का क्वालिटी क्या होगा, कितने घर खरीदोगे, लगन में प्लानेट रहने से क्या होगा, थर्ड में प्लानेट रहने से क्या होगा। अभी ऐसे ही कुछ सूत्र है जो हम भाग्य के चार्ट में यूज करेंगे D9 में। तो D9 के लिए जो पहला सूत्र है, शुक्र अगर आत्मकारक से जुड़ा हुआ है, ये भी आत्मकारक के ऊपर है, शुक्र आत्मकारक के साथ जुड़ा हुआ है और आपके D9 चार्ट में है, तो कैसे जुड़ा होगा, अगर D9 का लॉर्ड शुक्र के साइन में है या शुक्र के दृष्टि में है तो जितने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा, आपका पॉलिटिकल स्टैंडिंग, नेता बनने का चांस, राजनीति करने का चांस, राजनीति से फायदा होने का चांस बहुत ज्यादा होगा। और आपको किसी भी तरीके का यूजुअली जो लेडीज के सपोर्ट है ना वो जीवन भर मिलते रहेंगे अगर शुक्र आत्मकारक के साथ D9 चार्ट में ज्वाइन हुआ है। वीनस, आप मानो कोई एस्ट्रोलॉजी में कंसल्टेशंस लेना चाहते हो तो अल्टीमेटली वीनस जो है आपके D9 में जुड़ा हुआ है आत्मकारक के साथ, तो आप देखना आपको मैक्सिमम क्लाइंट उस लेडीज से मिलेंगे। वो जो है अपने रेफरेंस में आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स लाएंगे। सो आपको ये चीज़ें देखना है। आप कहीं वर्क प्लेस में हो तो यहाँ पे जो वीनस आपके वर्क प्लेस में जो लेडीज हैं दे विल हेल्प यू। तो पॉलिटिकल गेन भी इसमें होता है और साथ में जो है बेनिफिट फ्रॉम लेडीज भी होता है व्हेन आत्मकारक इज एसोसिएटेड विथ वीनस इन D9 चार्ट। भाग्य को तभी वृद्धि करेगा वो। ऐसे ही अगर शनि जो है आत्मकारक के साथ D9 चार्ट में जुड़ जाता है, इसके राशि लगन में रह जाता है, या आत्मकारक जहाँ पे प्लेस है उसी के साथ रिलेशनशिप बनाता है तो ऐसे केसेस में लोगों को बिजनेस में सक्सेसफुल होने का चांसेस मिलता है।
तो ये आपका एक कंडीशन है। लेकिन सबसे पावरफुल प्लैनेट राहु, अगर राहु आपके आत्मकारक के साथ D9 चार्ट में कहीं पे बैठा हुआ है, एस्पेक्ट कर रहा है, तो ऐसे इंसान राहु की स्थिति के हिसाब से मल्टीपल काम कर सकता है, लेकिन ये बहुत खुश होने वाला स्थिति नहीं है। ऐसे इंसान जरूरत हुआ तो चोर भी हो सकता है, डाकू भी हो सकता है, किसी तरीके का फ्रॉड भी कर सकता है या तो जो है वेपन्स वगैरह का सेलिंग कर सकता है। अगर वो कोई डॉक्टर बना तो यूजुअली जो पॉइजनस चीजों को यूज करने में महारत हासिल होगा उसको। स्नेक बाइट हुआ है किसी को, कोई पॉइजन जो है ड्रिंक किया है, तो ऐसे में राहु आत्मकारक के साथ जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो वो जो डॉक्टर है वो बहुत सारे लोगों का जान बचा सकता है। तो आप देखो, वेपन का बिजनेस करना, या तो आपका जो है किसी तरीके का ऑन सोशल एक्टिविटीज में लिप्त होना, या कोई चीटर बनना, या राहु का स्थिति अच्छा होने से, जैसे राहु और आत्मकारक मानिए मरकरी है, तो ऐसे केसेस में बड़ा अच्छा पॉलिटिशियन बनना, या जो है बहुत सारे लोगों को रूल करना, बहुत आराम से पैसा कमाना, ये तमाम कॉम्बिनेशन हो सकता है। वो मल्टीपल डायरेक्शन में, कोई सिंगल ट्रेड नहीं होगा, कई सारे ट्रेड जो है उससे आप पैसा कमाओगे। और उसमें मेटल बिजनेस भी आप शामिल कर लीजिए जब राहु आत्मकारक के साथ D9 में होता है। ऐसे ही जब केतु आत्मकारक के साथ होता है तो इसका रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं होता। केतु D9 में अगर आत्मकारक के साथ मिल गया तो ऐसे लोग यूजुअली लाइफ में कुछ भी नहीं करते हैं, वगाबंड की तरह घूमते रहते हैं और उनके लाइफ में कोई मकसद नहीं होता है, गोल लेस होते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है केतु का कॉम्बिनेशन आत्मकारक के साथ, है ना। सूर्य और राहु अगर D9 में आत्मकारक के साथ हैं तो मैंने क्या किया, अभी एक एक बढ़ाना शुरू कर दिया। सूर्य और राहु और ये भी जो है आत्मकारक के साथ मिलके D9 में कहीं पे हैं, या एस्पेक्ट वाला कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो यूजुअली ऐसे लोगों का पॉइजनिंग में डेथ होने का चांसेस होता है। सूर्य, राहु और आत्मकारक तीनों किसी D9 चार्ट में कॉम्बिनेशन बनाए हैं तो इनका डेथ बिकॉज ऑफ पॉइजनिंग हो सकता है। कोई जहर दे दिया, या कहीं पे जो है फूड पॉइजनिंग या किसी तरीके का पॉइजनिंग की वजह से डेथ होने का चांसेस। लेकिन फिर भी वहां पे बचाने वाला काम कौन करेंगे, जुपिटर। अगर जुपिटर इनके ऊपर एस्पेक्ट कर रहे हैं तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। ये इंसान जो यूजुअली डेथ को फेस कर रहा था, अभी ये इस तरीके के डेथ को फेस करने वालों का डॉक्टर बन जाएगा, है ना। ही विल बी ए डॉक्टर, लेकिन फिर भी वो पॉइजन के साथ ही डील करेगा। जो पहला वाला कॉम्बिनेशन मैंने बताया था ये उसके ऊपर है, सूर्य का कॉम्बिनेशन है, ऐसा इंसान डॉक्टर बनेगा और वो पॉइजन के साथ ही डील करेगा। ऐसे ही आप देखिए जब रवि राहु, इसका मतलब है सूर्य जो है D9 चार्ट में राहु के साथ हो और उसके साथ जो है आपका मंगल मिल जाए, है ना। जुपिटर को यहाँ से हटा देते हैं, जुपिटर को बचाने के लिए हमने यूज किया था, अब मंगल मिल गया यहाँ पे। सूर्य राहु आत्मकारक हो रहे थे और वहां पे जो है हमने देखा कि यहाँ पे सूर्य राहु के जगह पे जो है आपका मार्स का एस्पेक्ट आ गया, जुपिटर के जगह पे किसका एस्पेक्ट आ गया, मार्स का। तो ऐसे में यूजुअली जो आपके आग के घटनाएं होते हैं ना, कई गांव में किसी का घर जला देता है या कहीं पे कोई आग लगाने का काम करता है, तो दीज आर दोज पर्सन्स। सूर्य राहु आत्मकारक के साथ है और मंगल का एस्पेक्ट है या मंगल भी कॉम्बिनेशन में है, तो घर जलाने का जो है कोई ना कोई कार्य ये इंसान जीवन में करेगा ही करेगा। तो इसीलिए ऐसे इंसान जिसका सूर्य राहु आत्मकारक का कॉम्बिनेशन है और मंगल है, ऐसे इंसान से दूरी बनाने के लिए आप चार्ट में जाके उसका D9 देखिए, है ना। D9 में देखिए क्या इस तरीके का कॉम्बिनेशन हो रहा है क्या। हमने अभी खाली केतु के बारे में बात किया था, जब केतु आत्मकारक के साथ होता है, लेकिन साथ में अगर केतु और एके का युति बन गया, है ना, केतु और आत्मकारक, तो ऐसे लोगों को कान का प्रॉब्लम होता ही होता है। ये भी आपको देखना है। आप एक बार देख लीजिए, कोई इंसान कुछ कर नहीं रहा है और उसका आत्मकारक के साथ कॉम्बिनेशन है नवमांस में, तो ऐसे लोगों का कान में किसी तरीके का कटमार्क होगा, नहीं तो कान जो है उनका किसी तरीके से जो है खराब होगा, जिसके वजह से बार बार उनको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ये और प्रॉब्लम होता ही होता है। आत्मकारक और केतु अगर यहाँ पे वीनस से एस्पेक्ट हो जाए, है ना,
अब ये देखिए कॉम्बिनेशन हो रहा था, कान का प्रॉब्लम बता रहा था, लेकिन इसको कौन एक्सपेक्ट करेगा? विनस। ऐसे परिस्थिति अगर हो जाता है तो ऐसे लोग बहुत बड़े बड़े यज्ञ कर सकते हैं। जो रिचुअल्स हम करते हैं उसमें से यज्ञ एक है। तो ऐसे लोग बड़े रिचुअल्स कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं। उसमें वीनस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वीनस का दृष्टि होना चाहिए। अगर आत्मकारक और केतु नवमांश में है और शनि और मरकरी का कॉम्बिनेशन हो रहा है ना। आप इसके लिए देख लीजिए, आजकल यूजुअली जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, लाइफ में इंटीमेसी का प्रॉब्लम है, तो उस केस में अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो D9 में, केतु प्लस एक के आत्मकारक, और उसके ऊपर इन दोनों का एस्पेक्ट सैटर्न और मरकरी, है ना। तो जैसे सन्यासी वाला केस हम कहते हैं, इसे इसी कंडीशंस में यूजुअली फिजिकल रिलेशनशिप ना के बराबर होगा उस इंसान के लाइफ में, एंड ही विल बी फेसिंग मेडिकल इश्यूज विथ रिस्पेक्ट टू दैट। तो ये आपका जो है कुछ प्रिडिक्शंस हैं, सम 30 रूल्स, जिसको हम धीरे धीरे यूज करेंगे। और आप लोग जो है इसके ऊपर जो भी सवाल पूछना चाहते हैं अभी आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, हाँ? हेलो, आवाज सुनाई दे रहा है? यस सर, आवाज आ रही है आपकी। इट्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू डाइजेस्ट एंड प्रोसेस सर। हाँ, वो डाइजेस्ट कुछ करना नहीं है, आप वीडियो देखोगे और उसके बाद क्या करना है, अपने चार्ट में और किसी इंसान का चार्ट में उसको यूज करना है। ठीक है, खास करके जो भी आपके रिलेटिव्स वगैरह हैं उनके हाउस का कंस्ट्रक्शन के बारे में जानना है, मल्टीपल एसेट्स के बारे में जानना है। जिसको आप कहते हो कि ये इंसान जो है ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो आप 9th हाउस को देखिए। जो लाइफ में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, रिमेडीज वगैरह आपको, आप बार बार एस्ट्रोलॉजर को पूछ रहे हो सर हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप देख लीजिए प्लानेट जिस भी स्थिति में हो, जब आप डेटी का पूजा करते हो ना, तो खराब प्लानेट अच्छा हो जाता है, अच्छा प्लानेट और अच्छा हो जाता है, और उसका कोई नेगेटिविटी नहीं होता। जैसे आप कोई स्टोन वगैरह पहनते हैं तो उसमें यूजुअली नेगेटिविटी बैठा हुआ आता है, कभी कभी वो जो है क्या कहते हैं उसको बैकफायर भी कर जाता है, लेकिन ये नहीं करेगा। और अगर आपको लाइफ में मेटेरियलिस्टिक गोल से बाहर शांति चाहिए, सुख चाहिए, भगवान के पास पहुंचना है, उनका जो है सानिध्य पाना है, तो आपको फिर D9 का 12th में जो प्लानेट बैठा हुआ है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इट इज नॉट अबाउट व्हिच साइन इज देयर, इट इज अबाउट द प्लानेट सिटिंग देयर। उस प्लानेट के डेटी का पूजा करना है। और ये रिमेडी मैं कई लोगों को जो है प्रोवाइड किया हूँ, एंड आई हैव फाउंड एस्टनाइजिंग रिजल्ट आउट ऑफ दिस। और मैं इसका रिजल्ट खुद बहुत पा चुका हूँ, तो मैं अभी चाहता हूँ ये आप लोग भी अपने जीवन में यूज करिए। और बार बार रिमेडी रिमेडी किसी को पूछिए मत, आप जाइए वहाँ पे और उस प्लानेट का रिमेडी करिए, क्योंकि 9 ही प्लानेट हैं, तो आप उनके लिए 18-20 डेटी पा जाएंगे, उनका पूजा करना है ना। सर उनका कोई अगर पेंडेंट जो है आप पहन सकते हैं। सर अगर प्लेनेट नहीं होगा फिर तो नहीं हमें पृथ्वीराज राशि पूछिए। देखनी पड़े। सर अगर प्लेनेट नहीं होगा तो फिर हमें राशि देखनी पड़ेगी या एस्पेक्ट जो आ रहा है वो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जिस हाउस में कोई प्लानेट नहीं होता, तो यूजुअली जहाँ पे भी प्लानेट का कॉम्बिनेशन हो जाए तो 4-5 घर खाली रह जाते हैं। एक एक ही प्लानेट रहे तब भी 3 घर खाली हो जाते हैं। तो आप देखिए उस राशि के ऊपर सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट किसका है ना। जी तो फिर आपको उस प्लानेट के लिए रिमेडी करना है। बात समझ रहे हैं? जी। अगर मानिए 12 नंबर घर खाली है और उसमें आप देख रहे हैं जुपिटर का 5th एस्पेक्ट है, और जुपिटर बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है, तो फिर आप जुपिटर का रिमेडी करिए। आपने देखा जुपिटर और शनि का है, तो आप शनि और जुपिटर का दोनों का डेटी का जो है एक सुबह और एक शाम को पूजा कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं। हमारे अंदर जो है बहुत डिफरेंसेस है। यूजुअली ये जो डेटीज हैं ये सारे सेम एनर्जी को अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, विंड एनर्जी है, लेकिन दैट इज ऑल फॉर्म ऑफ द सेम एनर्जी। तो इसीलिए वो डेटीज जो है हमें लगता है कि अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग तरह का एनर्जी है, बट दे बिलोंग टू द वेरी सेम फॉर्म ऑफ एनर्जी, यूनिफाइड एनर्जी। तो कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस नेगेटिव नहीं होगा। कोई शनि के लिए भी पूजा कर रहा है और मंगल के लिए भी पूजा कर रहा है, वो कहेगा दोनों तो आपस में लड़ने वाले प्लानेट हैं,
तो जो डेटी हैं उनको पूजा करने से नेगेटिव रिजल्ट होगा, ऐसा नहीं है। यू विल हैव ऑस्पिशियस रिजल्ट फॉर सैटर्न एंड मार्स। अल्टीमेटली आप देखो, सैटर्न के साइन में ही मार्स एक्सल्टेड होता है, तो जब आप मार्स को पूजा करते हो तो कर्म में वृद्धि होता है। जब आप सैटर्न को पूजा करते हो तो कंसिस्टेंसी रहता है, आपका आदत बदलता नहीं, आप जो अच्छा काम करे उसको करते रहते हो और आपको उसको छोड़ने का मन नहीं करता। नहीं तो आप घर बैठ जाते हो आलस्य से, आज नहीं करूंगा, 2 दिन बाद करूंगा, तो ये टेंडेंसी कम हो जाता है। ठीक है, जी नेक्स्ट। सर। और पूछिए, किसी को पूछना है?